हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं मेडिको नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर पिछले कुछ दिनों से एसिड बेस इम्बैलेंस या एसिड बेस बैलेंस के ऊपर क्लासेस कंटिन्यूसली लेक्चर वीडियो जब अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी मदद कर रहे हैं। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है उसी यूनिट से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो आज हम फर्स्ट वन डिजीज कंडीशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आज जो जो अब आगे आने वाले इस यूनिट की जो टॉपिक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड एसिडोसिस है, कंपनसेटेड एल्कलोसिस है, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। ये सारे नोटसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर जो भी एग्जाम होती है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हर सिस्टम, हर यूनिट, पूरी बॉडी के अंदर, हर स्पेशलिटी के अंदर ये सारे डिजीज कंडीशन है वो प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर कि ये बस मेड सर्ज में आता है, ये जीआई मतलब उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव का टॉपिक है, ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट क्रिटिकल केयर के अंदर ये देखा जाता है। क्रिटिकल केयर मतलब किसी भी कंडीशन, किसी भी सिम्टम्स, किसी भी स्पेशलिटी के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास की। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है? तो स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं वो जो CO2, जो हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 बनी है उसको बाहर नहीं निकाल पाते, अच्छे से एक्सेल नहीं कर पाते। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को, जो ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाते किसी भी रीजन की वजह से। वो सारे रीजन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, फेलियर ऑफ वेंटिलेशन। फेलियर ऑफ वेंटिलेशन का स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब ये है कि फेलियर ऑफ वेंटिलेशन का मतलब है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है जो कि लंग्स के अंदर टेक प्लेस होता है, ठीक है, वो इनकम्प्लीट हो चुका है। वो फंक्शनली है, जो जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना नहीं हो पा रहा है। अब फेलियर ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है, फेलियर ऑफ वेंटिलेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, exchange of gases is not occur due to respiratory failure। कि किसी भी रीजन की वजह से रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, रेस्पिरेशन फेल हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रही। अब ये गैस एक्सचेंज नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा, अक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पर क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अक्यूमुलेशन होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एसिड का जो लेवल है, जो कार्बोनिक एसिड है वो बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, और एसिड का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, CO2 का अक्यूमुलेशन, CO2 इंक्रीज, H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट, यानी यहाँ पे पीएच क्या होगी, पीएच डिक्रीज, पीएच कम हो जाएगी, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, CO2 का जो कंसंट्रेशन या CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किस कंडीशन के अंदर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वेंटिलेशन नहीं हो पाता प्रॉपर लंग्स के थ्रू, वेंटिलेशन नहीं होता, और वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो CO2 बनी हुई है, जो मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी की नॉर्मल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से जो CO2 बनी थी, वो CO2 एक्सेल नहीं कर पाते लंग्स। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर पीएच का जो पीएच है वो तो हो जाती है डिक्रीज, एसिड है वो, H प्लस आयन है वो बढ़ जाते हैं, इसका मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है, साथ ही साथ CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, नॉर्मली लंग्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। CO2 जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस CO2 हुई है वो CO2 को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी के जो भी फ्लूइड्स होते हैं, जो भी कैविटीज होती हैं, उनके जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की डेफिनेशन कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर कॉजेस, कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कॉजेज क्या होंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कॉजेज कौन से होंगे, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के जो प्राइमरी कॉज है, जो प्राइमरी कॉज है, प्राइमरी कॉज का मतलब है
जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। प्राइमरी कोज मतलब जो डायरेक्टली लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है, वो क्या होता है, डिफेक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। प्राइमरी कोज क्या है, प्राइमरी कोज है डिफेक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स। लंग्स की जो फंक्शनिंग है उसके अंदर क्या होगा, डिफेक्ट होगा। किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से लंग्स अपनी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो मेंटेन नहीं रख पाते, वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, लंग्स की जो फंक्शनिंग है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साथ के साथ क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी पैटर्न होता है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी पैटर्न होता है, चेंजेज आ जाते हैं उसमें, ठीक है। चेंजेज इन रेस्पिरेटरी पैटर्न, रेस्पिरेटरी पैटर्न के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंजेज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका प्राइमरी कोज क्या है, डिफेक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। लंग्स की फंक्शनिंग के अंदर डिफेक्ट होता है और नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, चेंजेज आ जाते हैं। ये होता है इसके अंदर किसमें, मेन कोज, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मेन कोज होता है डिफेक्ट इन लंग्स की फंक्शनिंग, ठीक है। लंग्स की जो फंक्शनिंग है उनके अंदर क्या होता है, डिफेक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। दूसरे कोज, इसका सेकेंड वन कोज क्या हो सकता है, किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से अगर एयरवे के अंदर, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो कंप्लीटली नहीं हो पाता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो वो कंडीशन है वो भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को क्या कर सकती है, लीड कर सकती है। जैसे कि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे लीडिंग टू द हाइपोवेंटिलेशन। मान लीजिए ये ट्रेकिया है, ये लंग्स बना दिए हमने, हम ये कहें यहाँ पे ट्रेकिया के अंदर कोई यहाँ पे ट्यूमर हो गया। अब ये ट्यूमर हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ से जो एयर आएगी, यहाँ से जो एयर एंट्री होगी वो क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। रेस्पिरेटरी एयरवे था, उस एयरवे के अंदर क्या आ जा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ जिसकी वजह से एयर की एंट्री है वो लिमिटेड हो गई, और लिमिटेड होने की वजह से क्या हुआ, जितनी बॉडी की डिमांड थी ऑक्सीजन की, ठीक है, उतनी डिमांड कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। साथ के साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिस सिचुएशन या जिस कंडीशन की वजह से हमारी बॉडी का जो सीएनएस सिस्टम है उस पर अफेक्ट पड़े और वहाँ पे क्या हो, रेस्पिरेटरी जो सेंटर्स है वो डिप्रेस हो जाए, रेस्पिरेटरी सेंटर्स है वो डिप्रेस हो जाए। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, ब्रेन ट्यूमर की अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए अगर ब्रेन ट्यूमर रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है सॉरी, रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा, अगर ब्रेन ट्यूमर रेस्पिरेटरी सेंटर को अगर कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, कंप्रेस कर रहा है, उस पर दबाव डाल रहा है, उस पर अफेक्ट कर रहा है वो ट्यूमर, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा अगर अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं वन बाय वन इन सारे कोजेज को कि ये कैसे सारे कोज अफेक्ट कर रहे। फर्स्ट वन आता है हमारा कोज अस्थमा। स्टूडेंट्स अगर अस्थमा की बात करें तो अस्थमा क्या होता है, एक एलर्जन होता है, ठीक है, एक एलर्जिक रेस्पॉन्स होता है किसी भी एलर्जन की वजह से, ठीक है। इस अस्थमा के अंदर क्या होता है, एलर्जिक रेस्पॉन्स होता है। एलर्जिक रेस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, जो बॉडी है वो जो बॉडी रेस्पॉन्ड करती है उस पर्टिकुलर एलर्जन को रेस्पॉन्ड करेगी, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, नैरोइंग ऑफ एयरवे, हो जाती है इन केस ऑफ अस्थमा ड्यू टू inflammatory reactions against एलर्जन। कोई भी जो पर्टिकुलर एलर्जन आया जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये कंडीशन एलर्जन अस्थमा क्रिएट हुआ है, तो अस्थमा को जैसे ही किसी भी स्टिमुलस मिला, वो पर्टिकुलर स्टिमुलस मिलते ही क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। हाइपर एक्टिव होते ही वो क्या करेगा, अपनी जो ब्रोंकियल्स की जो मसल्स है उनको स्टिफनेस कर देगा, एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन करेगा, म्यूकस का एक्सेसिव प्रोडक्शन करेगा, साथ के साथ क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियल्स का कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, एयर की एंट्री
लिमिटेड हो गई है। ठीक है, एयर की एंट्री क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। अब ये लिमिटेड एयर एंट्री होने की वजह से स्टूडेंट्स आप देखोगे कि लिमिटेड एयर एंट्री हो गई, और लिमिटेड एयर एंट्री होने की वजह से वहां पर क्या हुआ है स्टूडेंट, वहां पर जितनी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड थी ऑक्सीजन की, उतनी नीड कंप्लीट नहीं हो पाई। धीरे धीरे वो जो ब्रोंक्यूल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होते जाएंगे, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, और म्यूकस का प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे वो क्या हो जाएगा, एयरवे नैरो होगा, एयरवे एयर है वो ऊपर ही ट्रैप कर ली जाएगी, नीचे मतलब एल्वियोलाइज के पास एयर है वो नहीं पहुंचेगी, तो गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और गैस का एक्सचेंज नहीं होगा तो बॉडी के अंदर CO2 का एक्यूमुलेशन हो पाएगा। CO2 का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन है वो आना बंद हो जाएगी, क्योंकि एयरवे है वो प्रॉपरली अलाउ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो रखा है। ठीक है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हुआ, कोई भी एलर्जन है उसके अगेंस्ट। ठीक है, अस्थमा के अंदर तो अस्थमा इस तरीके से लीड करेगा। अब क्या करेगा, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हुआ, नैरोइंग हो जाएगी, या नैरोइंग ऑफ एयरवे, नैरोइंग ऑफ एयरवे, एयरवे की क्या हो जाएंगी, नैरोइंग हो जाएगी। अब एयरवे की नैरोइंग हो चुकी है, अगर एयरवे की नैरोइंग हो चुकी है तो वहां पे क्या हो जाएगा, CO2 अक्यूमुलेशन, CO2 का क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेशन। CO2 का अक्यूमुलेशन होगा तो वहां पे कंडीशन आ जाएगी एसिडोसिस की। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से क्या है, अस्थमा कैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को लीड करता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट देखते हैं एटिलेक्टेसिस। इन केस ऑफ एटिलेक्टेसिस स्टूडेंट्स आप देखोगे कि एटिलेक्टेसिस के अंदर क्या होता है, कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाइज है। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एल्वियोलाइज के अंदर क्या होता है, जो लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल्स, ठीक है, और ये ब्रोंकियोल्स के एंड के ऊपर एक बैलून नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे बोलते हैं अपन एल्वियोलाई बोलते हैं। और ये जो एल्वियोलाइज है वहाँ पर क्या होता है, कैपिलरी का नेटवर्क पाया जाता है। जैसे यहाँ पर कैपिलरी का क्या पाया जाता है, नेटवर्क पाया जाता है, जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, अगर ये एल्वियोलाई पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी तो क्या होगा, जो सरफेस एरिया है, मतलब एक तो ये एल्वियोलाई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना आप, एक तो ये एल्वियोलाई है जिसके ऊपर ये कैपिलरीज का क्या पाया जा रहा है, नेटवर्क पाया जा रहा है, और एक एल्वियोलाई ये बना देता हूँ मैं। ठीक है, कोलैप्स हो चुका है, सब कुछ इस पे क्या हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है। ठीक है, तो जो सरफेस एरिया है, जो स्टूडेंट्स आप देखोगे यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया आप देख पा रहे हो, जो सरफेस एरिया है वो यहाँ पर क्या है, मोर है, यहाँ पर तो ज़्यादा है, और यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, लेस है। तो यहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज है, जो फर्स्ट वन A नंबर पे जो इमेज है उसके अंदर क्या है, गैसेज का जो एक्सचेंज है वो प्रॉपर हो पाता है, जो गैसेज का एक्सचेंज है वो प्रॉपर हो पाता है। लेकिन जब एटिलेक्टेसिस की कंडीशन है, ये अपनी नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, और ये है अपनी एटिलेक्टेसिस, एटिलेक्टेसिस की कंडीशन। अब एटिलेक्टेसिस की कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि यहाँ पे कोलैप्स हो चुकी है। कोलैप्स होने के बाद क्या हुआ है, जो सरफेस मान लीजिए नॉर्मली ऐसे रहती है, ठीक है, ऐसे पूरी फुली नहीं थी, पूरी एकदम बढ़िया बैलून बन रखा था, पूरा नेटवर्क था। लेकिन अगर ये कोलैप्स हो जाएगी, एकदम से सिकुड़ जाएगी, तो क्या होगा, जो सरफेस एरिया था जो गैस एक्सचेंज के लिए, CO2 ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया था वो क्या हो गया, कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया, इसका मतलब है कि एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वो कंडीशन है, वहाँ पे वापस यही कंडीशन आ जाएगी, CO2 का एक्यूमुलेशन होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर का मैंने आपको समझा ही दिया है कि ब्रेन ट्यूमर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, की अगर मान लीजिए आपका ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर अगर ऐसी जगह है जो मेडुला ऑब्लांगेटा को अफेक्ट कर रही है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर का काम कर रही है, उसको अगर अफेक्ट कर रही है वो ट्यूमर, उसको सप्रेस कर रही है, उसकी फंक्शनिंग के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के चांसेस है, क्योंकि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिग्नल्स है जो प्रॉपर सिग्नल्स है जहाँ से रेस्पिरेटरी सेंटर या रेस्पिरेशन कंट्रोल किया जाता है, वही अगर प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर आप देखोगे कि वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर आप देखोगे कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से हाइपोवेंटिलेशन कंडीशन है वो क्रिएट हो जाएगी, पेशेंट का रेस्पिरेशन पैटर्न है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, और इम्पेयर्ड होने की वजह से क्या होगा, प्रॉपर गैसेज का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा COPD। COPD
chronic obstructive pulmonary diseases। सीओपीडी के अंदर आती है एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस, दो डिजीजेज आती हैं, ठीक है। एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस, ये दो डिजीजेज आती हैं। इन दोनों डिजीजेज के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर, लंग्स के एयरवे के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो म्यूकस का जो प्रोडक्शन है, एयरवे के अंदर जो म्यूकस का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो म्यूकस का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। म्यूकस का प्रोडक्शन है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से स्टूडेंट्स आप देखोगे सीओपीडी के अंदर क्या होता है, एयरवे के अंदर जो भी हमारा एयरवे, उस एयरवे के अंदर आप देखोगे म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूसली म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है उस कंडीशन की वजह से, साथ के साथ जो एयरवे है उसके अंदर क्या होगी, एयर एंट्री है वो भी नैरो हो जाती है, नैरो एयरवे, एयरवे नैरो होगा, एयरवे नैरो होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, लिमिटेड एयर एंट्री होगी, और लिमिटेड एयर एंट्री होगी तो CO2 का क्या होगा वहाँ पे, अक्यूमुलेशन। CO2 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अक्यूमुलेशन हो जाएगा। और CO2 का जब अक्यूमुलेशन होगा तो वो कंडीशन जाएगी आपकी एसिडोसिस में। और अपन बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है, ठीक है। सीओपीडी के अंदर नैरोइंग ऑफ एयरवे हो जाता है इन केस ऑफ सीओपीडी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं CNS डिप्रेशन। मान लीजिए हमारे पेशेंट ने कोई ऐसे अब्यूजिव सब्सटेंस का अब्यूज़ कर रखा है, जैसे कि अल्कोहल है, ठीक है, चरस, गांजा, इन चीज़ों का अब्यूज़ कर रखा है, ये चीज़ें अगर कंज्यूम कर रखी है तो ये चीज़ें क्या करती है, CNS को डिप्रेस कर देती है, रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है, उसकी एक्टिविटीज़ की, उसके फंक्शन को क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है। अब सप्रेस कर रही है तो क्या होगा, CO2 का एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, कंडीशन चली जाएगी आपकी हाइपो वेंटिलेशन के अंदर। और हाइपो वेंटिलेशन के अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CO2 का एक्यूमुलेशन होगा और वो कंडीशन एसिडिक हो जाती है। सेम ऐसा ही हाइपो वेंटिलेशन किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से, चाहे CNS डिप्रेस होगा, चाहे ब्रेन ट्यूमर होगा, चाहे कोई और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से वेंटिलेशन है वो अगर प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो लंग्स के अंदर क्या होगा, CO2 का एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। CO2 का एक्यूमुलेशन होगा, ब्लड के अंदर CO2 का जो लेवल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी कंडीशन एसिडोसिस को लीड करती है। साथ के साथ आप देखोगे निमोनिया, निमोनिया की अगर हम बात करें, निमोनिया में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा, ठीक है। निमोनिया की बात करें स्टूडेंट्स, निमोनिया, निमोनिया की अगर हम बात करें, निमोनिया होता क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ, निमोनिया द इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा, लंग्स पेरेन्काइमा। यहाँ पे एक सवाल आता है, छोटा सा एक सवाल है कि पेरेन्काइमा का मतलब क्या होता है, पेरेन्काइमा का मतलब क्या होता है। पेरेन्काइमा का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन की या किसी भी टिश्यू की, ठीक है, किसी भी ऑर्गन की या किसी भी टिश्यू की फंक्शनिंग सेल्स, फंक्शनिंग सेल्स क्या कहलाती है, पेरेन्काइमा। जैसे अगर मैं बात करूं लीवर पेरेन्काइमा की बात करूं, लीवर पेरेन्काइमा, लीवर पेरेन्काइमा, लीवर पेरेन्काइमा की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, हिपेटोसाइट्स की, हिपेटोसाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। तो लंग्स पेरेन्काइमा क्या होता है, लंग्स पेरेन्काइमा क्या होता है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई होती है। अभी एल्वियोलाई है, उसका निमोनिया के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन। अब निमोनिया में जैसे ही इन्फ्लेमेशन होगा स्टूडेंट्स, आप देखोगे इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, स्वेलिंग, एडिमा,
लंग्स पेरेन्काइमा पे क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा, साथ के साथ वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इन सारी कंडीशंस, ये सारी कंडीशन जो भी आप देख रहे हो, उन सारी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, जो एल्वियोलाई है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, ठीक है, इन्फ्लामेशन की वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है। और प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाने की वजह से स्टूडेंट्स आप देखोगे, आप नोट करोगे कि वहां पे क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा। हाइपोवेंटिलेशन, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, पेशेंट को क्या होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। अब पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी तो क्या होगा, CO2 इंक्रीज हो जाएगी, CO2 इंक्रीज हो गई है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होने के चांसेस है, एसिडोसिस। तो इस तरीके से निमोनिया एसिडोसिस क्रिएट कर देता है। पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, तो पल्मोनरी एडिमा की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो पल्मोनरी एडिमा में आप देखोगे कि पल्मोनरी एडिमा में नॉर्मली आप देखोगे पल्मोनरी एडिमा के अंदर ये बनाएंगे लंग्स, ठीक है, ये बनाएंगे हम लंग्स। ठीक है, अब लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडिमा है, पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, इसलिए जो पेराइटल प्लूरा है, विस्लर प्लूरा है, इनके क्या हो जाएंगे, इन्फ्लामेशन हो जाएंगे। और इनके इन्फ्लामेशन होने की वजह से लंग्स के ऊपर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होगा। लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा। इन्फ्लामेशन अगर शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि जैसे जैसे इन्फ्लामेशन बढ़ता जाएगा तो लंग्स की जो आई एम सॉरी, लंग्स की जो एक्सपेंशन एंड रिकॉइल की जो कैपेसिटी थी, लंग्स की एक्सपेंशन एंड रिकॉइल की जो कैपेसिटी थी, स्वेलिंग आ गई, उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल की जो कैपेसिटी थी, मतलब वो सिकुड़ने और फैलने की जो क्षमता थी, ठीक है, एक्सपेंशन और रिकॉइल की जो जो कैपेसिटी थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है, ड्यू टू पल्मोनरी एडिमा। अब पल्मोनरी एडिमा क्या करेगा, डिक्रीज एक्सपेंशन एंड रिकॉइल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, लंग्स की एक्सपेंशन कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। अब अगर लंग्स एक्सपेंशन एंड रिकॉइल नहीं करेंगे, अगर लंग्स सांस नहीं ले पा रहे हैं, अगर लंग्स फैलने और सिकुड़ने का काम नहीं कर रहे जो कि उनका प्राइमरी फंक्शन है, वही अगर वो नहीं कर पा रहे तो बाहर से सांस अंदर नहीं जाएगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, और अंदर जो CO2 का प्रोडक्शन हुआ है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू, वो CO2 बाहर नहीं आ पाएगी। ठीक है, सांस आएगा, सांस आ रही है, पेशेंट को सांस ले पा रहा है, पेशेंट एकदम ब्रीथिंग कर पा रहा है, लेकिन पेशेंट की इफेक्टिव ब्रीथिंग नहीं हो पा रही है। और इफेक्टिव ब्रीथिंग नहीं हो पाने की वजह से स्टूडेंट्स आप देखोगे कि उस कंडीशन के अंदर पेशेंट है, उसके अंदर CO2 का क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटी कम हो गई, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्निया, डिस्निया और डिस्निया चला जाएगा हाइपोवेंटिलेशन में, हाइपोवेंटिलेशन चला जाएगा आपका एसिडोसिस, कौन सा, रेस्पिरेटरी। ठीक है, ये कंडीशन है वो क्रिएट कर दी जाएगी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी जो आर्टरीज सप्लाई हो रही है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो हार्ट से जो आर्टरीज आ रही है, ठीक है, ये अगर मान लेते हैं अपन हार्ट बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरीज आ रही हैं, ठीक है, यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरीज आ रही हैं, उनके अंदर अगर किसी भी रीजन की वजह से कोई एम्बोलिज्म आकर के इनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है, अगर कोई एम्बोलिज्म आकर के इनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है तो यहाँ पर क्या होगा, जो जो जिस ब्लड के अंदर CO2 थी वो ब्लड इनके पास नहीं आ पाएगा, और जो ब्लड जिस ब्लड के अंदर एक्सचेंज होना था, मतलब ब्लड के अंदर जो गैसेज का एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लड है वो, जो मान लीजिए यहाँ से ब्लड का आना था, यहाँ से ब्लड को आना था, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रखा है, अब ये ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो ब्लड है वो आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब ये जो ब्लड है यहाँ जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ अभी, अगर जहाँ जो ब्लड है, और अगर वो ब्लड मीनिंग
कि यहाँ से अगर ब्लड अगर आगे नहीं जाएगा, अगर यहाँ से ब्लड आगे नहीं जाएगा तो वो एक्सचेंज, उसमें गैसेज का एक्सचेंज नहीं होगा, गैसेज का एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या होगा, CO2 वहीं की वहीं ब्लड के अंदर ही है, और बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो तो कंटिन्यूसली चल ही रही है। अब अगर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रही है, CO2 बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एसिडोसिस। और रेस्पिरेटरी की वजह से हो रही है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कह देंगे उसको। ठीक है, ब्रोंकाइटिस सेम मैंने बता दिया COPD के साथ। ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस कंपार्टमेंटल डायलेशन हो जाता है, एम्फाइसीमा के अंदर हो जाता है, ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर डायलेशन हो जाता है, तो एल्वियोलाइज की जो एक्सपेंशन और रिकॉइल की जो कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और उस वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, गैसेज का एक्सचेंज है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये है अपने कोजेज के बारे में कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर, कैसे हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वो कॉज हो रहा है। तो अब तक के क्लास में हमने देखा है स्टूडेंट्स कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, कैसे होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, लंग्स के जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, फेलियर ऑफ वेंटिलेशन हो जाता है ड्यू टू डिफेक्टिव फंक्शन, डिफेक्ट इन फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, उसकी वजह से क्या होता है, CO2 का एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, और CO2 का एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होता है, जो भी बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, ब्लड वगैरह, उनके अंदर H+ आयंस बढ़ जाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाता है, और सारा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो ये तो था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की डेफिनेशन के बारे में। कोजेज की अगर बात करें तो जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का जो प्राइमरी कोज है वो प्राइमरी कोज है डिफेक्ट या डिफेक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। लंग्स की फंक्शनिंग के अंदर किसी भी रीजन की वजह से अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो वो कंडीशन क्या कहाँ लीड करेगी, रेस्पिरेटरी को लीड, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को लीड करती है। ठीक है, और साथ के साथ मान लीजिए ये तो प्राइमरी कोज था कि अगर रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स की फंक्शनिंग में डिफेक्ट आ रहा है, हो सकता है कि जो एयरवे, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, जिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो सकता है, हाइपोवेंटिलेशन भी हो सकता है। साथ के साथ ये भी हो सकता है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है अपना, जो CNS है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, उसके अंदर ऐसी कोई सिचुएशन है, चाहे ट्यूमर होगी, चाहे आपने कोई अब्यूसिव सब्सटेंस का, आपके पेशेंट ने कोई भी अब्यूसिव सब्सटेंस का अब्यूज कर रखा होगा, चाहे वो एल्कोहल होगी, चरस, गांजा, अफीम, कुछ भी होगा। ठीक है, उस कंडीशन की वजह से हो सकता है, साथ के साथ कोई ट्रॉमा, ब्रेन ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर अगर हेड इंजरी हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर भी काम करना बंद कर सकता है। तो वो सारी कंडीशंस लीड करती हैं किसको, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। उसके बाद हमने देखा है स्टूडेंट्स अलग अलग कॉज कि कैसे अस्थमा, एटिलैक्टोसिस, ब्रेन ट्यूमर, COPD, CNS डिप्रेशन, हाइपोवेंटिलेशन, निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकिएक्टेसिस, कैसे ये सिचुएशंस, कैसे ये डिजीज कंडीशंस, कैसे ये डिफेक्टर्स, कैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कॉज करते हैं। तो अब तक के क्लास में हमने अब इतना देख लिया है। ठीक है, अगर आई होप आप लोगों को अगर समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास के इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।